चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है मोशन 1D का लेक्चर नंबर 7। हम लोग कर रहे थे वर्टिकली अपवर्ड मोशन पे डिस्कशन। इसमें एक आपको मैंने होमवर्क दिया था, अगर एयर रेजिस्टेंस प्ले में आ जाए। क्या क्वेश्चन में इसमें देखिए कंसेप्ट बहुत अच्छा सा है, ठीक है। वैसे तो हम मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है ना। मतलब एयर अगर हम अपवर्ड मोशन करेंगे तो एयर हमें अपोज नहीं करेगा उस मोशन को। कभी ध्यान से देखा, जब आंधी आती बाहर जाओ तो एक धक्का लगता है पीछे की तरफ, उसी कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और क्या कर डायरेक्शन क्या है उसकी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब 90 डिग्री एंगल पर आप थ्रो करोगे, और वो जो मोशन करेगा वो कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग निकालना चाह रहे थे कि जो टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, जिसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब वो हाइट पर पहुंच जाएगा, उसके बाद जब वो नीचे की तरफ आएगा, मैं बगल में डायग्राम बना रहा हूं, तो उसको कितना टाइम लगेगा सरफेस को वापस से टच करने में, जिसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसको कहते यहाँ पे जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन यहाँ कर रहे हैं। तो कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले से कि यहाँ पर एक्सीलरेशन में क्या परिवर्तन आएगा ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब ये सिखाया था कि आपको भी पता होना चाहिए नेचर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप मोशन करोगे या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लगेगा, जिसको क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, है ना। जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो डायरेक्शन हमें कुछ नहीं आता है, तो हम इतना जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो हम देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में अपना फोर्स होगा उसके अपोजिट एक एरो बना देंगे, ठीक है। आकांक्षा यहाँ बताइएगा मुझे, आप भी आ गए, देखिए ध्यान से देखिए, आपका नाम क्या बेटा, हम देख नहीं है, विवेक जी। देखिए ये बताइए मुझे, अगर ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही, विवेक बताएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही। अब मैंने क्या सिखाया, घर्षण मतलब फ्रिक्शनल फोर्स सिखाया, कि फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर होता है जिस डायरेक्शन में अपन फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा। तो जरा मुझे ये बताओ, अगर मैंने ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद सम एक्सटर्नल फोर्स F, ठीक, तो मुझे बताओ एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी। जो एयर रेजिस्टेंस मतलब जो घर्षण बल लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे या ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया, तो मैं समझ में आया। तो डायरेक्शन ऑफ, आपको फोर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहीं से तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर मैं कहता हूं, मान लेते हैं स्मॉल f वो फोर्स है जो एयर रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लेंगे फटाफट, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू किस बराबर होती है, बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो इस स्मॉल f की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे जो ऑब्जेक्ट में थ्रो कर रहा हूं उसका मास तो पता ही होगा, ठीक। तो यहां से मुझे क्लियरली पता है कि स्मॉल f की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इंटू ए डैश लिखूंगा मैं इसको। ये वो एक्सेलरेशन बॉडी का है जो कि स्मॉल एफ प्रोड्यूस करवा रहा है, ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है तुमको, ठीक। तो ए डैश की वैल्यू हो कितनी सकती है सर, ये होगी सर एफ अपॉन एम के बराबर। और ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, रिटार्डिंग नेचर का होगा। रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, अपोजिट, मतलब ये मेरे मोशन के अगेंस्ट काम कर रहा है ना। मुझे आगे जाना है तो ये मुझे पीछे खींच रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ये कैसा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अच्छा चलो, इतना थोड़ा बहुत समझ में आया, इसकी वैल्यू नहीं आई तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, हमें इतना डिटेल में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर जाना है, मोशन इन 1D में हमें इतना डिटेल नहीं करनी है, बस हमें कंसेप्ट सीखना था कि अपोजिट डायरेक्शन निकालना आ गया, ठीक। तुमने बताया डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैं तुम्हें क्या बताता हूं कि अगर आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चाहिए, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या पता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां से तुमने मुझे क्या सिखा दिया कि सर यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा या फिर रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जो होगा, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस विल बी डाउनवर्ड। वो कहां होगा, डाउनवर्ड होगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड ही नहीं करनी है, हमें उसकी वैल्यू तक जाना ही नहीं है, ठीक है। तो अपने को डायरेक्शन मिल गई, ठीक, वेरी गुड। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए डैश, क्या है, डायरेक्शन ऑफ ए डैश, उसकी वैल्यू के बारे में बाद में चर्चा करेंगे कभी, ठीक। चलो अब बात करते हैं, एक और एक्सेलरेशन ऑलरेडी लग रहा था, क्योंकि यहां से आपको रिवाइज करवाऊंगा कि आप लोग नए हो, क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब सरफेस से 90 डिग्री
ऊपर तरफ जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ मोशन करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, स्मॉल g के बराबर होता है। उस कंडीशन में हम लोग एयर रेजिस्टेंस को जीरो मान के चलते हैं। क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस जीरो मान के चलते हैं, मतलब ये मानते हैं कि ये है ही नहीं, ठीक। लेकिन अब इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हमने माना है कि एयर रेजिस्टेंस आ गया है ना, तो इसका मतलब g भी रहेगा और a डैश भी रहेगा, दोनों रहेंगे ना। तो नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो कैसे देखेंगे, तो मैंने देखा कि g भी कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, a डैश कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो मेरा जो नेट एक्सेलरेशन है, देखो यहां रटने के लिए आपको नहीं लिखा हुआ है, समझाने के लिए, a नेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, है ना, समझ में आया। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, ठीक। अगर ऐसा हो जाता, विवेक आप ध्यान से बताइएगा, आप बता ले जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, मतलब एक नीचे एक ऊपर, तो क्या वो एडिशन होते या सब्ट्रैक्शन होता, एक ऊपर। आप ऐसे समझ लो, टग ऑफ वॉर देखा है कभी, रस्सी खींचने वाला खेल देखा है, जब दो लोग रस्सी खींच रहे हैं, दोनों एक ही तरफ खींच रहे हैं, तो उस चीज को, जिस चीज को खींच रहे होंगे वो आसानी से आ जाएगा उनके पास। और अगर दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो क्या होगा, तब ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना जिसको जीतना है। तो ध्यान से सोचो कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक आपका नीचे की तरफ g लग रहा है और अब एक्सीलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस ऊपर का लग रहा है, तो नेट एक्सीलरेशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, है ना, g माइनस a डैश हो जाएगा ना पूरा। आप समझो ना, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए, है ना। इस बार देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अभी इस तरफ गया नहीं, मैं बता रहा हूं g माइनस a का केस कैसे देखते हैं। सिर्फ डायरेक्शन से आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू, है ना, जरा डिटेलिंग नहीं करनी है, हम बस ये देख रहे हैं कि अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक। और अगर एक तरफ होगी तो क्या होगा, आ रहा है समझ में, ठीक। बस छोटी छोटी बात को पकड़े चलो, तभी क्लास में कुछ आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो अभी आते हैं डेरिवेशन पर, देखना कितना आसान सा डेरिवेशन है, एक बार में आ जाएगा समझ में। हेडिंग डाल दो सब लोग फटाफट, जो नए हैं उनके लिए कह रहा हूं, पुराने वालों ने लिखा हुआ है ऑलरेडी। जो टर्म्स आपको सिखाए हैं वो दिमाग में रखना और उसी से आपने डेरिवेशन करना है, ठीक है। सोनाली लेट हो गई, तो हेडिंग देख लीजिएगा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ा है कभी, 11th में पढ़ा होगा कभी, है ना, मोशन इन 1D के अंदर, जब हम लोग किसी एक डायरेक्शन में ही मोशन करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, है ना, उसका ही केस है ये, ठीक है। जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन करते, देखो ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस से ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, इसीलिए 1D का ये केस हो गया, ठीक है। 1D जब बोलूं मतलब वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मतलब दिशा आपकी एक ही रहेगी किसी भी टाइम पर, जब दिशा बदलेगी तो फिर उसके बाद फिर से भी स्ट्रेट लाइन ही चलेगा, ठीक है। चलो ये हम लोग पढ़ रहे थे, ऊपर जाने को क्या कहते हैं तुम्हारी, बताओ, ऊपर जाने को क्या कहते हैं, ये कौन सा टाइप मोशन होगा, अगर हम जमीन से ऊपर जा रहे हैं, असेंट, असेंट कहते हैं, ठीक है। जो टाइम लगेगा, अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, ऊपर जाने पर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ असेंट, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट मुझे एक और चीज बता दीजिए, कितने टाइप के इक्वेशन होते हैं मोशन में, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं ना, कौन कौन से, v = u + at और s = ut प्लस, हाँ v का माइनस u का = as और s = ut प्लस, यही यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब करते हैं डेरिवेशन, देखो साथ साथ में देखना, ठीक है। आप ये सब मत, ये देखो आ जाएगा डेरिवेशन करके, आपको इसको रटना नहीं है, बस इसको देखो, तुम फिगर देखो और करो मेरे साथ साथ। क्या होगा, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से v = क्या हो जाएगा, u प्लस a t1 बोल देता हूं, ठीक है, गलत कर रहा हूं कुछ, सही है। अच्छा चलो इसको मैं, मुझे पता है कि v क्या होने वाला है, 0 होगा कि नहीं होगा, आकांक्षा आप बताना, कैसे, मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे तो सर वहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है विवेक। सबसे ऊंचाई पहुंच गए तो बॉडी रेस्ट पे आएगी, फिर नीचे आएगी, तो रेस्ट पे आ गई तो वहां पर 0, तो मतलब मैं कहूंगा फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, 0, ठीक है, वेरी गुड। फिर यहां पर u है -gta, ध्यान से देखिएगा, u कितना है, यहां पर देखो लिखा हुआ है v ना,
मैंने v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेरे केस में v था तो मैंने v पुट कर दिया, वो तो पहले मैंने इक्वेशन लिखा था जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा a कितना होगा, a कितना होगा भाई, a कितना होगा जल्दी से बताओ। अभी सिखाया था मैंने, जब मैंने ध्यान से देखा तो इस बॉल के ऊपर एक नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो स्मॉल g है, जो कि नीचे की तरफ है, और साथ साथ में एक और एक्सेलरेशन आ रहा है इसके साथ, इसको a डैश कह रहे हैं, जो कि एयर रेजिस्टेंस के कारण आ रहा है ना। तो टोटल एक्सेलरेशन तो सर इतना होगा, है ना, लेकिन वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मैंने क्या सिखाया था, मेरा ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि मेरे को ऊपर जाना, ये नीचे खींच रहा है, मैं ऊपर जाना चाहता हूं और ये मुझे नीचे पकड़ के नीचे ले आ रहा है। देखो ना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऐसे देखा करो, ये तुम इधर जाना है तुम्हें, मैंने बॉल नीचे से ऊपर फेंकी तो मैं ये सोच रहा हूं ना कि ऊपर चला जाए, बहुत ऊपर चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा बेटा, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, वो डायरेक्शन हमेशा क्या बन जाएगी, ठीक। और उसके उल्टी जितनी दिशा होगी वो सारी क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब है जो मैंने यहाँ पर ए नेट निकाला है, अगर मैं उसको देखूं ध्यान से तो ये तो उल्टी दिशा में लग रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होगी। तो मैं यहाँ जो वैल्यू पुट करूंगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फटाफट इस प्लस को मिटाऊंगा और यहाँ क्या कर दूंगा, माइनस, फिर g प्लस a डैश इंटू जो टाइम लगेगा मुझे, मैंने माना t1, मैंने क्या माना, कोई दिक्कत। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, g प्लस a डैश इंटू t1। ये हो गया मेरा फाइनल इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहां तक, बताइए भाई, आप लोग आ रहा है, सोनाली आपको आया, आकांक्षा कोई दिक्कत आ गया, नोट करो फिर, हेडिंग वेडिंग डालो यार, बैठे हो हीरो की तरह, स्मार्ट लग रहे हो, मान रहे हैं। सर इसको 0 इज इक्वल टू माइनस जीटीए भी लिख सकते हैं। क्या मिलेगा तुमको सब, अरे सर क्या दुख है जिंदगी में, मैंने कुछ और कर दिया है लेकिन मेरा आंसर सही है। करने के एक उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करें, हां मतलब उससे भी कर सकते हैं। बैठो, पहुंचेंगे भाई, टेंशन मत लो, ठीक है, डेस्टिनेशन एक ही है। इसके बाद कौन कौन बताएगा मुझे, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, कोई बताएगा मुझे। अब तो यार बता सकते हो, मैंने आधे से ज्यादा रास्ता तय कर दिया आपके लिए, अब तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। कोई तो बताए, नहीं नहीं तुम नहीं बता सकती, तुम्हें छोड़ के बाकी कोई बताए। एसेंट तो ठीक है, वो तो निकालना ही है, बिना उसके कहाँ जाओगी, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, मैंने यू क्यों निकाला था ध्यान से देखो, सब तो मुझे ही बताना पड़ेगा आपको, आपने बहुत अच्छा बताया है लेकिन आप फिर भी इनकम्प्लीट हो। मैं कहूंगा मुझे हाइट कितनी अचीव करनी है, यहाँ लिखा हुआ है सर, सामने फिगर में लिखा हुआ है h। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है, यही तो निकालता है ना, हाइट ही तो निकाल के देगा मुझे। तो h इज इक्वल टू ut। अब यहाँ प्लस होगा, मैं डिपेंड करता है अपन की डायरेक्शन क्या है, मुझे ऊपर जाना था और एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, नीचे की तरफ, तो मैं प्लस नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस हाफ। अब ए नेट लिख दूं मैं, क्योंकि मैंने निकाला ए नेट, देखो नीचे वो लिखा हुआ है ना आपका, ए नेट इज इक्वल टू जी प्लस ए डैश करके हर जगह पुट किया है मैंने, ये देखो यहाँ लिखा है दिस वन, ये मैंने क्या निकाला, नेट एक्सेलरेशन निकाला ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर h इज इक्वल टू व्हाट, मैं यहाँ पर मुझे पता है u की वैल्यू कितनी है, v t1 माइनस हाफ a नेट इंटू t1 स्क्वायर। कुछ गलत है क्या बेटा, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब वो प्लस क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है ना, अभी सिखाया है कि ये अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है, ये निकाली हुई है आपके सामने है ना, माइनस हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, मैंने क्या माना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, मैंने क्या माना, t1 माना ना, तो हम लोग t1 पुट कर देंगे। कोई दिक्कत, आकांक्षा आ रहा है ना, आपको आ रहा है सोनाली, तो फटाक से आंसर बताओ, क्या करोगी, v की वैल्यू उठा के पुट करोगी यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से क्या करो, उठा के पुट कर दो, फिर a नेट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर देखो ये t1 है, यहाँ पे भी t1 है, t1 स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। करके बताओ, तो यही आएगा आपका जो ऊपर लिखा हुआ है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। आ गया सबका, पीछे आ गया, शिवांश
आज मौका मिला, पीछे बैठ लिया है। आ रहा है, चलो मैं करूं क्या? कर रहे हो? मुझसे करवाना है? पैसा वसूल कर रहे हो? अच्छा मैं करूं एक बार, चलो देखो। चलो अच्छा मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। चलो देखो मैं कर सो जिसको आ रहा है वो करता रहे, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर एक चीज निकाली, v इज इक्वल टू क्या था, g प्लस a डैश इंटू t1। मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देना डायरेक्टली, तो ये जाएगा g प्लस a डैश इंटू t1, और एक और यहाँ पर t1 था ऑलरेडी, है ना। और फिर माइनस हाफ, अब a नेट की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, g प्लस a डैश इंटू t1 स्क्वायर। ये क्या बन गया, ध्यान से देखो इसको, g प्लस a डैश इंटू t1 स्क्वायर माइनस 1/2 g प्लस a डैश इंटू t1 स्क्वायर। देखो जो चीज कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, या फिर आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या जाएगा, g प्लस a डैश इंटू t1 स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/, गलत है, एलसीएम लेना आता है, बताओ सॉल्व करके क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 क्या आएगा, हाँ 1/2, ठीक है। तो क्या आ गया, 1/2 g प्लस a t1 स्क्वायर। ये किसके बराबर है, h के, t1 निकालना था, तो t1 स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 2h अपॉन g प्लस a डैश, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू क्या आ गया, बताओ, अंडर रूट, यही तो फॉर्मूला है, बताओ आ गया सेम, मिला लो, ठीक है, सेम आ गया, कोई दिक्कत? तो नोट कर लो, फिर नोट करिए फटाफट। तृप्ति आ गया? नेक्स्ट वाला करके दिखाओ फिर एक लाइन में, इसके बाद वाला आपको करना है, ये आप ट्राई करोगे, मैं बताऊंगा साथ साथ में, सेम प्रोसेस से कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला वाला तो और आसान है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिए, बताइए, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, रेस्ट पे हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जा चुका है, अब वहां पर 0 होगा, फिर नीचे आएगा ना, तो u की वैल्यू क्या लोगे, 0। अब बस आपको सिखाना है मुझे एक्सीलरेशन, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है, बाकी आप करना, ठीक, ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं तुम्हें बताने के लिए, ठीक। फिर से जो कंसेप्ट सिखाया था, क्या सिखाया था, कि जिस तरफ अपन मोशन करते हैं उसके अगेंस्ट ही फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना। तो तुम बताना विवेक डायरेक्शन, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो इसके कारण होगा, एयर रेजिस्टेंस कारण, वो भी ऊपर की तरफ होगा ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की फॉलो करता है। कैसे, मैंने कैसे कहा था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखो, F = ma होता है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा। इस बात को याद कर लीजिए हमेशा के लिए, हर जगह लग जाएगा ये बात, जो बल की दिशा वही आपके एक्सेलरेशन की भी दिशा होगी, याद रखो इस बात को, ठीक। तो इसका मतलब है कि सर इसकी वजह से मान लेते हैं फिर से a डैश एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो किधर होगा, ऊपर की तरफ। अब दूसरा एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, धरती माता, है ना, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसके ऊपर एक फोर्स लगा नीचे की तरफ, जो कि कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सामने लिखा हुआ है, मैंने आपको सिखाया क्या होता है आकांक्षा, स्मॉल चीज कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ये बताओ अब ए नेट क्या होगा, तो याद रखना अभी आराम से, ठीक है, यहां से गलती होती है, अपन किधर जा रहे हैं, नीचे, अपन किधर जा रहे हैं, नीचे, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, और इसके अपोजिट जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, ये क्या हो गई, नेगेटिव। अब आंख बंद करके करो, ए नेट में जी की डायरेक्शन क्या मेरे पॉजिटिव के साथ है, तो क्या होगा प्लस जी, और ए डैश नेगेटिव के साथ है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस। विवेक समझ में आया, पक्का? आकांक्षा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अरे बोलो पक्का, चलो ठीक है, डिसाइड तुम्हें करना है। आगे देखो, ए नेट निकाल लिया, अब तो सब कर लोगे,
ठीक, अब तो कर लोगे ना। तो अब एक काम करो, जो सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं उसमें से ट्राई करो कुछ बनाने का, अगर नहीं बनता है तो मैं करूंगा, ठीक है। सौम्या आ गया? हर्षित को दिक्कत? अच्छा ये नोट कर रहे थे ना, इसको नेक्स्ट कर दूं? नोट करिए इसको। देखो भाई मैं कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर अगेन अब टाइम ऑफ डिसेंट निकालना चाहते हैं, तो इसको मैंने क्या मान लिया T2, ठीक है। देखिए कैसे करें, ठीक, यहाँ पे कर दें, इतने में तो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे तो इतना डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, h ही तो करनी है, h गए थे, h आना है वापस, है ना। इस बार क्या होता है, इक्वेशन कैसा कौन सा है, s इज इक्वल टू ut प्लस, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको भी पता है कि u की वैल्यू कितनी है 0, तो इसको मैं लिखूंगा ही नहीं, सीधे मैं कह दूंगा प्लस हाफ, फिर यहाँ पर g माइनस a डैश इंटू t2 स्क्वायर। कुछ गलत कर दिया क्या? तो फिर t2 स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2h अपॉन g माइनस a डैश, t2 इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन a g माइनस, ये क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा एक चीज मुझे जरा बताओ, टाइम ऑफ असेंट बगल में लिखा हुआ है, डिसेंट भी लिखा हुआ है, बिना किसी वैल्यूज के। मैं आपको बहुत बेसिक्स चेक करना चाहता हूँ, मुझे बताओ t1 बड़ा है या t2 बड़ा? t1। हाँ t1 बड़ा है, T2 बड़ा है, बताओ ये नए बच्चे, आप लोग बताइए। मैंने पूछा कि T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है, बस इतनी सी बात कही, और सामने दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। हाँ T1 बड़ा है। आकांक्षा अरे कैसी तो करना है यार, बताओ T1 बड़ा है, T1 बड़ा है। एक बहुत बेसिक सी बात बचपन से सीखते आए हैं, अगर कोई भी चीज फ्रैक्शन में होती है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो न्यूमरेटर कुछ भी हो पूरी वैल्यू घट जाएगी। अरे यार ध्यान से देखो, यहाँ एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, व्हाटएवर द वैल्यू इज, जब भी कुछ घटेगा तो ये वैल्यू तो छोटी हो जाएगी ना। डिनोमिनेटर घटने का मतलब है कि पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो T2 की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा और T1 की वैल्यू घटती जाएगी। बताओ अगर मैं दोनों का a डैश को वैल्यू सेम है, तब भी तुम अगर ये एग्जांपल सेट करना था, सजेशन तो एक ही थी, एयर रेजिस्टेंस तो सेम ही लगेगा ना दोनों केस में। मैंने ये तो नहीं बोला कि ये बॉल ऊपर जा रही थी तब यहाँ पर कुछ और एयर थी और बाद में एयर बदल गई, एयर तो सेम रहेगी ना। तो जितना बल पहले लग रहा था उतना ही बल बाद में भी लगेगा, तो a डैश की वैल्यू तो कहीं ना कहीं बराबर ही होगी। फिर उस केस को अगर उतना भी नहीं ध्यान देना है, फिर भी ये सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी बॉस तो पूरी वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ पर इसको देख के क्लियरली दिख रहा है कि टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन। तब ये मुझे बताइए एक्सेलरेशन ज्यादा कब होगा, नीचे आते समय कि ऊपर के लिए? नीचे जब आ रहे हैं तब कि जब ऊपर आ रहे हैं? देखो ज्यादा समय लग रहा है ना यार, ज्यादा समय लग रहा है तो धीमे धीमे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था और तेजी से ऊपर की तरफ गया। सर T1 is equal to T1 हाँ T1 is equal to T2 होगा, क्योंकि T1 का एक्सेलरेशन ज्यादा है। बेटा गलत बोल रही हो तुम, कुछ क्या बोल रही हो तुम्हें भी नहीं पता। तुम T1 T क्या होता है, टाइम होता है, हाँ पता है, टाइम बराबर हो सकते हैं, फॉर्मूले सामने तुम्हारे लिखे हुए हैं, क्या बोल रही हो तुम। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी अपन सस्ते पैसे करते हैं ना तो तो होता रहता है, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, क्वालिटी की चीजें यूज करिए, है ना। तो नेट ये सब मैं बता चुका हूँ, इसके लिए दोबारा से है, एक बार देख लो, ठीक। तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऑब्जेक्ट स्लोली नीचे आएगा और ये हाई रेट पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? T2 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा समय लग रहा है मोशन करने में ना,
अच्छा ये बताओ, मैंने बोला कि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा ना, तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ से ये हाइट h जाता है, फिर हाइट h ही नीचे आता है, लेकिन आने में समय ज्यादा लगता है, बिकॉज अब कौन अपोज कर रहा है, ये एयर रेजिस्टेंस का केस अगर नहीं होता तब T1 = T2 हो जाता, क्योंकि उस केस में क्या होता, यही जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ना, इनमें से a डैश गायब हो जाता, तब दोनों सेम हो जाते। ये लड़की क्या बोल रही है, यही चीज बताना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा आउट है ना। एयर रेजिस्टेंस स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखो, ये स्पेशली मेंशन्ड है कि आपको एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, स्पेशल केस वाली बात है। जब एयर को हटा देंगे उस केस में T1 = T2 हो जाता है, वो बात सही है, ठीक है। वैक्यूम के केस में क्या होगा कि T1 = T2, क्योंकि किसी प्रकार का रेजिस्टेंस ऑफर कोई कर ही नहीं रहा है। वैक्यूम क्या होता है, सारी एयर को निकाल लो, है ना, वैकेंट स्पेस हो जाएगा, तो उसमें कोई अपोजिशन नहीं होगा, जब अपोजिशन नहीं होगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, इस वजह से फिर a डैश भी नहीं होगा, जब a डैश नहीं होगा तो दोनों फॉर्मूले में T1 और T2 क्या आ जाएगा, √2h/g के बराबर होगा, ठीक है, समझ गए। चलो ये है, तो ये आपकी कंडीशन थी, याद रखना है इसको, ठीक। आगे बढ़े, लिख लो, पिछला वाला हमने हटा दिया था ना, ये लिख लो डेरिवेशन। मैंने एक और केस पढ़ाया था, अगर याद हो किसी को, मैंने एक केस पढ़ाया था ना, जब एक बिल्डिंग के ऊपर से अपन क्या कर रहे थे, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज कर रहे थे, फिर दूसरा केस क्या पढ़ाया था कि उसी बिल्डिंग पे खड़े होकर ऊपर फेंक दिया, है ना। और तब मुझे ये बताइए, अगर मैंने उसी में एक और केस ऐड कर दिया, अब मैंने जब इसे छोड़ा नहीं, उसको एक स्पीड दे दी नीचे की तरफ, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, परेशान मत हो, ये देखो एक बिल्डिंग है, क्या भाई नाराज चल रहे हो क्या, तोड़ फोड़ करके जाओगे, नोट नहीं हुआ तो बताओ, पीछे करना है क्या, क्यों पीछे करना है। चलो देखो, यहाँ पर सेम हाइट से हमने एक ऑब्जेक्ट को, ये हाइट हो गई, ये बिल्डिंग हो गई, आपकी बिल्डिंग की हाइट हो गई h, सेम है, ये भी h हाइट की है और ये भी h हाइट की है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखवा रहा हूँ जिसको आपको याद करना है। फ्री फॉल कर रहे हैं तो u की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू कितनी है, टाइम कितना लगेगा, तो अपन कह देंगे यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, T1, ठीक है, मानेंगे ना, T1 ही होगा ना, ठीक। T1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर ऐसे ही बतानी हो झटके से पूछती तो G+a, देखो मैडम, देखो ये अलग ही नशे में है, अलग नशे में चल रहा है। एयर रेजिस्टेंस मैंने बोला क्या, मैंने क्या बोला, स्पेशल केस है तो मेंशन करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस है, मैंने ऐसे बताया ना, फ्री फॉल हो रहा है, खुद से क्यों मान लिया, √2h/g होगा, यही जस्ट बता के आ रहा हूँ अभी, तो इसका T1 तो अपने को पता है, ठीक। ये केस में थोड़ा अंतर है, यहाँ से अपन ऊपर की तरफ रिलीज करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले क्या जाएगा, वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर आके वो हिट करेगा। बात क्लियर है, कैसे, देखो ना, ये वाला बात हो रहा है, ये इसके पहले जो पढ़ा था अपन, ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, है ना, हमने छत से ऊपर फेंक दिया, फिर ऊपर जाएगा तो नीचे भी तो आएगा, तो नीचे आएगा तो रुकेगा क्या, वो सीधे नीचे चला जाएगा, देखो यहाँ सरफेस ही नहीं, बेचारा नीचे चला गया पूरा, एज पे खड़े थे ना। चलो इसमें जो टाइम लगा वो मान लिया T2। इस केस में क्या किया, अब हम ऊपर से गए, यहाँ से हमने नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, इस बार U0 नहीं है, ठीक है, मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लगा दिया, ठीक। जो टाइम लगा वो क्या है, T3। तो T1 T2 T3 के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो जब इसका डेरिवेशन करेंगे यू विल गेट T1 = √T2 × T3। ये आपके बड़े से बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, ये नोट कर लो, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस 0 मान लेना, पहले से लिख लो ये चीज। ये नोट कर लेना। करते हैं, ये टॉपिक आपका पूरा खत्म हो गया, मोशन 1D का ये आखिरी टॉपिक था,
ठीक, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास तुरंत आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्पेशल फॉर्मूला है HNF वाला, है ना? डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखो लिखा हुआ है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h above the ground, find the ratio of distances fallen in first 1 second। 1 सेकंड में कितना वो नीचे की तरफ आया, ठीक है? तो कौन सा इक्वेशन है? बहुत सिंपल है, h इज इक्वल टू ut प्लस होगा कि माइनस होगा? नहीं, इस बार आप लोग बताएंगे। माइनस कितने लोग कह रहे हैं? नीचे की तरफ आ रही है ऑब्जेक्ट, फॉल कर रहा है। नेगेटिव है पॉजिटिव? अभी सिखाया, जस्ट जो पीछे सिखाया वही याद करो, यही सिखाया था मैंने। पॉजिटिव होगा ना? अभी आप लोग ने देखा था, अपन नीचे जाना चाहते हैं, है ना? और जी भी किधर है? तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है? ड्रॉप कर रहे हैं तो U की वैल्यू क्या लोगे? 0। क्या लोगे? 0 लोगे ना? तो आप पहला इक्वेशन बनाना तो क्या है? पहले 1 सेकंड के लिए t1 इज इक्वल टू 1 सेकंड, है ना? तो h1 कितना आ जाएगा? ये तो 0 ही होना है, इसको लिखेंगे ही नहीं, है ना? हाफ g इंटू 1 स्क्वायर। गलत किया? अरे दिया हो ना भाई, टाइम दिया 1 सेकंड, ठीक? दूसरा फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब t इज इक्वल टू कितना होगा? फर्स्ट 2 बोला तो 0 से 1, 1 से 2, 2 सेकंड। 2 सेकंड आया कि नहीं आया? वर्ड देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये हटा देती तो दिक्कत होती, है ना? ये फर्स्ट 2 सेकंड कह रहे हैं, तो h2 कितना आ जाएगा? हाफ g इंटू 2 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट फर्स्ट 3 सेकंड, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 सेकंड हो गया, है ना? t की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो t2 कितना था? 2 सेकंड का, और t3 कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। तो h3 कितना आ जाएगा? 1/2 g इंटू 3 का स्क्वायर, है ना? इसी तरीके से हम आगे की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है, ठीक है? इसका रेशियो निकालना है, मतलब मुझसे कह रहा है h1 अपॉन h2 अपॉन h3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखोगे? h1 रेशियो h2 रेशियो h3 एंड रेशियो सो ऑन, है ना? इसके वैल्यू क्या है कि देखो डिवाइड करेंगे अपन तो 1/2, तो 1/2 से डिवाइड हो कट जाएगा। देखो ना, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा एंड सो ऑन। गलत कह रहा हूँ? ध्यान से देखो, किसी को दिक्कत तो मैं लिख दूं क्या? 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो एंड सो ऑन। पहला आंसर डन। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आकांक्षा जल्दी तो नहीं हो रहा? बहुत सही है। सोनाली आ ही रहा होगा, मैथ का तो बहुत बेसिक है। हाँ भाई आप बताओ, और बाकी पुराने। चलो पहला हो गया डन, पहला पार्ट क्वेश्चन का खत्म, ठीक? नेक्स्ट पार्ट भी है इसमें, ऑल्सो लग गया ना क्वेश्चन। अगर एग्जाम के लिए बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है? फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ फॉलन इन फर्स्ट। अब इस केस में ध्यान देना, ये पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, ये पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहा है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। तो अब यहाँ पर HNF वाला होने लगेगा। कौन बताएगा HNF क्या होता है? बताओ। माइनस u प्लस g/2 2 एंड -1 होता है ना? क्यों -1 होता है? गलत है, तुम गलत बता रहे। ये है सर g/2 के बाद a भी तो आएगा। अरे गधी, वो g कहाँ से आया? वो एक्सेलरेशन को ही तो रिप्लेस कर रहा है। सच में आज तुम, हाँ? ज्यादा एग्जाम में प्रेशर हो गया क्या? कैसा गया एग्जाम? कैसा गया तुम्हारा? हाँ, मतलब अच्छा नहीं गया? सही है। ये फॉर्मूला लिख लो जिसको नहीं पता, ठीक है? ये फॉर्मूला लिखिए पहले, उसके बाद आप बताएंगे आंसर। n के लिए एक बार क्या लेना है? 1, ठीक है? इस केस में क्या ये प्लस होगा या माइनस होगा? कौन बताएगा मुझे? ये माइनस यू होता है जनरल केस में, लेकिन यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा? ये प्लस हो जाएगा ना, डायरेक्शन देखो ना, ठीक है? तो इस तरीके से नेचर हमेशा बाद में पुट करते हैं, ठीक है? तुमने नोट्स में सही कर लेना है ये चीज, ठीक है? नेचर बाद में पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे जनरल फॉर्म में, ठीक? तो यहाँ से पहले केस में n इक्वल टू क्या? 1, ठीक है? 1th लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, h1 मत लिख देना, h1th, ठीक? उस केस में क्या आ जाएगा?
एस को हटा के एस कर दे, सबसे अच्छा है, डिस्टेंस तो अपन निकाल रहे हैं, है ना, कहानी ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो इससे हम लोग का जो फॉर्मूला है वो आसान लगेगा, कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा। एस एन एन, बात तो एक ही है, ठीक। सर हो गया। कितना आएगा H1 की वैल्यू कितनी आएगी? U तो जीरो ही है विवेक भाई साहब, ध्यान से, U जीरो है कि नहीं है? ड्रॉप कर रहे हैं ना, ड्रॉप कर रहे हैं तो मैंने कुछ फोर्स नहीं लगाया, ऐसे छोड़ दिया नीचे की तरफ, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। A की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस G, ठीक है। अब ये पहला वाला पार्ट तो जीरो प्लस G/2 और 2 into 1 minus 1, ठीक। S1 निकल गया। अब S2 आकांक्षा निकाल के बताएंगे और S3 तुम निकाल के बताओगे। तुम S3 सॉल्व करो, तुम S2 करो, ठीक है। ट्राई करो, n की वैल्यू पुट करनी है बेटा बस। क्या रेशियो कितना है? हाँ ठीक है, डॉट डॉट लगा दो, यहाँ रुक नहीं रहा है क्वेश्चन, आगे एटसेट्रा लिखा है ना, etc। आकांक्षा क्या होगा? हाँ ठीक है, S2 निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। n की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? 2 पुट कर देंगे, 0 प्लस G/2 और यहाँ क्या जाएगा? यहाँ 2 into 2 minus 1, ठीक है, कोई दिक्कत? और तुम्हारा क्या है, तुम भी बताओ। S3 क्या आ जाएगा? हाँ क्या जाएगा? G/2 into 5, ठीक है। मैं डायरेक्टली पुट कर दिया, यहाँ तो क्या जाएगा? 3G/2, यहाँ 5G/2, यहाँ पर G/2, तो इन तीनों को अगर डिवाइड कर दे बेटा, ये देखो इक्वेशन अगर क्या बन जाएगा मेरा? 4, 5 एंड 6, एंड इसका डॉट डॉट कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक ETC लिखा हुआ है। ETC का मतलब है कि टाइम आगे बढ़ता रहेगा इनफिनिट तक, तो हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? G/2, यहाँ कट जाएगा, वहां पर 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, है ना। गलत कह रहे हैं? रेशियो आता निकालने की? नहीं, सही सही बताओ तो सिखा देंगे। आता है? रेशियो मतलब डिवाइड करना यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देना। तो देखना S1/S2 कर, S1/S2 करो जरा, करके देखते, कोई बात नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा? G/2 और नीचे क्या जाएगा? 3G/2, G/2 कट गया, और ये क्या जाएगा? 1/3, क्या इसका मतलब 1:, कोई दिक्कत? डिवाइड करना है। इसी तरीके से S2:S3 मतलब S2 डिवाइड बाई S3, तो यहाँ क्या बचेगा? 3, नीचे क्या बचेगा? 5, ठीक। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 1:3:5 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि कंटिन्यूएशन में रहेगा, ठीक है, जब तक हम टाइम लेते जाएंगे। तो यहाँ पर यही आंसर लिख दूं क्या? तो ये हो जाएगा S1:S2 S3 डॉट 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 इज इक्वल टू 1:3:5 डॉट, ये इसका आंसर। समझ में आया? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट नोट हो गया बॉस? चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन तो यार करना चाहिए, जो पुराने हैं उनको तो पक्का करना चाहिए, क्योंकि सेम उन्होंने क्वेश्चन किया था रॉकेट वाला, है ना। फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद भी वो ऊपर जाता है, उसमें डेरिवेशन के फॉर्म में किया था। अब वो अगर सीखा होगा तो यहाँ डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, यार रॉकेट बनाते हैं इसरो वाला, है ना। कलाकारी भी तो सीखनी होगी, ठीक है। अब देखो इतना ही आता है मुझे, ठीक। ये हो गया मेरा इसरो का रॉकेट, ठीक। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? अच्छा मुझे कोई ये बता दे, इनिशियल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कितनी हो सकती है? कुछ निकाल सकते हैं हम लोग? एक्सटर्नल फोर्स है ना यार, फ्यूल नहीं देते हो क्या, ईंधन, तो इसका एक्सटर्नल फोर्स है तो होगी, ऑब्वियसली। कुछ नहीं आता तो यू बोल दो ना, क्योंकि यू आता है सर, उसका निकाल लेंगे, इसका अपन निकालेंगे ना। और एक्सटर्नल फोर्स यही एक ऐसा केस है जो जीरो नहीं होता है तुरंत। मैंने अभी सिखाया था ना कि जैसे अपन नीचे से आप रिलीज करते हो तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है। इस केस में नहीं होगा, जब तक इसका फ्यूल नहीं खत्म हो जाता, जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो तब तक तो आप इसको फोर्स दे रहे हो ना कंटिन्यूअस। तो एक्चुअल में यही वो एक ऐसा केस है कि जहां पर फ्यूल खत्म होगा वहीं से वर्टिकली अपवर्ड मोशन स्टार्ट होगा। नहीं बचा? कहने का मतलब है कि जब आप जिस पॉइंट पे रिलीज करें
उस टाइम पर आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकते, तभी वर्टिकली अपवर्ड मोशन का केस बनेगा। नहीं तो ये कैसा नॉर्मल सा फोर्स वाला केस बन जाएगा कि आप एक्सटर्नल फोर्स कुछ देते जा रहे हो इसलिए मोशन होता जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स खत्म होगा उसके बाद ही मोशन होता है, तब कौन सा केस है ये, वर्टिकली अपवर्ड। क्योंकि उसके बाद भी देखने का तरीका देखो कि जब आपने रिलीज कर दिया उसके बाद इस पर सिर्फ एक फोर्स लगना चाहिए जो कि कितना होना चाहिए, mg के बराबर, इसी को तो कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बाबा। और कोई दिक्कत, जब ये होगा तभी तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, हम करके ठीक है। चलो जरा मुझे एक चीज बताओ पढ़ के, बस क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश तो कर ही सकते हो। विद द रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन कितना होगा, नेट एक्सीलरेशन दे दिया यार, और क्या चाहिए तुम्हें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट बाद से जो मोशन होगा, जस्ट आफ्टर 1 मिनट, वो वर्टिकली अपवर्ड वाला केस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन मोमेंटम बॉडी का होगा, ठीक है। उसके बाद एंड कंटिन्यूज टू मूव अप, उसके बाद भी वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ट्राई करो, तो ट्राई करो, एक लाइन में ट्राई करो, नहीं आता है तुरंत कराएंगे। अच्छा t इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनते रहो, मतलब ट्राई करते रहो, सुनते रहो, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। अच्छा मुझे बता, t इज इक्वल टू 60 सेकेंड, वही वो पॉइंट होगा जहां पर आपका केस क्या होगा, कौन से स्टार्ट होगा, वर्टिकली अपवर्ड वाला, या फिर फाइनल पॉइंट होगा रॉकेट का, जो एक्सटर्नल फोर्स जहां जीरो हो रहा है, फाइनल पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो क्या अपन उससे कुछ कर सकते हैं, आपको टाइम दे दिया मैंने, करके दिखाइए। सर इसमें h1 हो जाएगा डिस्टेंस हाइट फ्रॉम a टू b। h1 कितना आएगा, चलो इसको दो केस में कर लेते हैं, इधर देखो, ठीक है। इसको पहला केस मानते हैं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं हो उसमें h1 मान लेते हैं, उसके बाद जो मोशन होता है उसको मान लेते हैं h2। अब मुझे पता है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगी ना, इस पॉइंट पर तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ तक तो एक्सटर्नल फोर्स था, है ना, लेकिन वहां पे जाके तो जीरो हो जाएगी ना। दो हिस्से कर दिए, अभी भी कर लो, हाँ ट्राई करो, ठीक है, ठीक ही है, बस करो। नेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से करो। h1 होगा डिस्टेंस हाइट ऑफ a फ्रॉम द ग्राउंड। चलो ठीक है, अब मैं शुरू करूं क्या, हाँ ये आधा ही करूंगा। चलो जब ये स्टार्ट करेगा रॉकेट, रॉकेट इनिशियली क्या है, इनिशियली क्या है, कैसे देखो, कैसे ट्रैक किया था वो सीख लो। इनिशियली रेस्ट पे है सर, कहां पर है, रेस्ट पर, तो यू को चाहे ना चाहे जीरो तो लेना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा कि नहीं। अरे ठीक है भाई, तुम फ्यूल में आग लगाओगे तो फिर वो फ्यूल की वजह से एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट होगा, लेकिन जब पहला सेकंड होगा तब तो ये जीरो पे ही रहेगा ना, पच रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे तुमने फ्यूल लगाया भागने लगेगा, माइक्रो सेकंड के अंदर समय लगता है ना उठने में, तो यू क्या लोगे, जीरो। तो ये सिंपल मोशन ले लेंगे कि जीरो से उठेगा और मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी कहां होगी, जब फ्यूल खत्म हो रहा है ना। तो इनिशियल क्या हो गया तेरा, u इज इक्वल टू जीरो, फाइनल क्या मान लिया अपन ने, v मान लिया, v मान सकते हैं। और ये कितनी देर तक ऐसा होगा, ऑलरेडी पता है यार, t1 इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, इतना शानदार इक्वेशन तो है, यूज कर लेना। तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, ड्यूरिंग दिस मोशन a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। h1 80। अच्छा टाइम अप हो गया क्या, हाँ ठीक है, 18 किलोमीटर आएगा, किलोमीटर भी तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे मिल गई इनिशियल वेलोसिटी फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। अब तो कर लो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक।
अब यहाँ से तो आसान है, u आपका क्या हो गया 600 और v कितना हो गया 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ h1 600 मीटर पर सेकंड है। और अगर मुझे h1 निकालना है तो वो निकाल चुके अपन, तो पीछे हो। h1 कितना आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट एक्सेलेरेशन कितना है 10, तो क्या हो जाएगा u की वैल्यू कितनी 0 इंटू 60 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, ठीक। कितना आएगा आंसर 18,000 मीटर, दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। अभी तो आपका पहला केस सॉल्व हो गया, एकदम डन हो गया। अब सेकंड केस करेंगे। h2 का भी 18 किलोमीटर है। सही है, सही किया आपने, ठीक है। विवेक सेकंड वाला आप बताएंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा लेकिन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at भी है, और क्या है हमारे पास, यहाँ से बेटा आकांक्षा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ तक क्यों हमने यहाँ पर 10 लिया, g क्यों नहीं लिया, आप एक सवाल पूछ सकती थी मुझसे तुरंत, या आप भी पूछ सकते थे, आप लोग नए तो क्या होगा, सवाल तो बनते थे कि सर यहाँ पर g कहाँ चला गया। अभी आपने इतने विदेश से इतना ज्ञान दिया और बताया हमें कि जब भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मोशन करते हैं तो एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, लेकिन आपने e इक्वल टू 10 क्यों ले लिया, क्योंकि मैं तुरंत आपको जवाब दे देता हूँ, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, और नेट फोर्स क्या है, रॉकेट प्रोड्यूस कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि नेट एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का, रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन इज 10 मीटर, मतलब वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है कि g को घटाने के बाद भी कितना एक्सेलरेशन बचेगा, दैट इज 10। तो इसीलिए यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन दिया हुआ था, इसलिए मैंने g की बात नहीं करी। लेकिन जैसे फ्यूल खत्म हो गया, अब मेरे पास बॉडी के ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब मैं यहाँ नेट एक्सेलरेशन क्या लूंगा, g के बराबर लूंगा। और क्वेश्चन ने ये भी हेल्प करा है कि g की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 10 लेनी है, ठीक है। लेकिन इस बार आपको ध्यान क्या देना, डायरेक्शन आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कि g का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, और क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सुनानी कोई दिक्कत अभी तक, अब आप बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करिए, एक लाइन का इसका, ठीक। यहाँ से एक तो इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये भी यूज कर सकते हैं, है ना। v की वैल्यू 0 होगी, इस बार होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब h2 हाइट पर यहाँ पर क्या है फाइनल वेलोसिटी, इसको v1 लिख दे क्या, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। v1 क्या हो जाएगा 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकाली 600 मीटर, तो यहाँ 600 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा है, ये माइनस g होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, h2 निकल जाएगा, है ना, एक लाइन में होगी। टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट 1 मिनट होगा। 1 मिनट होगा, 1 मिनट तो यहीं से ही हो गया, अरे सर वही मतलब है, उसके बाद वाले केस में हाँ इसके बाद वाले केस में, और h1 प्लस h2 36 किलोमीटर। नहीं, पेन नहीं चल रही आपको, मैं कर रहा हूँ, देखो भाई, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। यहाँ पर t2 क्या है, ग्रेटर देन 60 सेकेंड, मतलब आफ्टर, अभी मुझे नहीं पता ना t2 की वैल्यू कितनी है, मैंने t2 लिया सेकेंड फेज का जो टाइम है, उसको मैंने मान लिया कि 60 सेकंड के बाद का जो टाइम है, ठीक, ग्रेटर देन 60 सेकंड के लिए। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, हवा में है, ये रहा मेरा ग्राउंड, ठीक है, और कितनी दूरी पर है मैंने निकाल लिया है, तो मैं लिख सकता हूँ 18 किलोमीटर, ठीक है। और अब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 600 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g, जो कि नीचे की तरफ होगा, तो मतलब g की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है ऊपर, ये पॉजिटिव हो गया, और ये डायरेक्शन क्या हो गई नेगेटिव, ठीक है, बहुत अच्छे। मुझे यहाँ पर जाना है, ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर मुझे भी पता है v1 क्या हो जाएगा 0। अब मैंने इनके बीच में दूरी कितनी मान ली h2, यही मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे नहीं पता है कितना है, ठीक है। और इसमें जो टाइम लगेगा वो मैंने इनके बीच में जो टाइम लगेगा वो मैंने t2 माना है, मैं पहले ही बड़े क्लियरली बता दूं, यहाँ से यहाँ तक t1 है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या माना t2, इसीलिए मैंने लिखा कि t2 ग्रेटर देन अभी आपका, ठीक है। अब वो कितना है मुझे नहीं पता, वो मैं निकालूंगा, ठीक।
चल भाई यहाँ S2 निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये S की वैल्यू कितनी होगी, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, H2 है ना, H2 ही ना, कि मैं यहाँ से मोशन को ट्रेस कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर V की जगह क्या जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस U की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस G इंटू H2, ठीक है। और ये क्या है, ये 0 है, ठीक है, क्योंकि बॉडी कहाँ जाएगी, रेस्ट पे जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 600 के साथ तो आता ही होगा, क्या होगा कौन बताएगा, 3 लाख 10,500, नहीं नहीं, कौन कह रहा है नहीं होगा कि नहीं होगा, अरे भैया 3,60,000 तो लिखा हुआ है ये, -2 इंटू 10 इंटू H2, ये कट जाएगा माइनस साइन, बाकी चीजें 1 0 तो निपटा ही सकते हैं अपन, और 2 का टेबल तो आता ही होगा, कितना आ जाएगा 18,000 मीटर, कितना आ जाएगा 18,000, ठीक। तो यहां से क्लियर हो गया S2 इज इक्वल टू 18,000 मीटर, इसको लिख सकते हैं 18, तो टोटल हाइट को मैं यही लिख दूं, दैट इज इक्वल टू H1 प्लस 36, कोई दिक्कत। अब मुझे आखिरी सवाल कि T2 कैसे निकलेगा, जवाब भी दे दो, पूरी क्लास खत्म हो गई, बताओ सेकेंड इक्वेशन से, बहुत अच्छे, क्लैपिंग। चलो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, बेचारा इतनी देर से कह रहा है कि मुझे पूछ ही नहीं रहे, सबसे आसान है वो, कर लो उसी का यूज, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है टाइम के लिए। देखो v की वैल्यू क्या है 0, u कितना है 600, है ना, किसी को समझना है तो पूछो भाई, ठीक। मैंने लिखा है v इज इक्वल टू u प्लस 80, लेकिन a की वैल्यू क्या है -g, होगा कि नहीं होगा, पक्का, हाँ चलो बढ़िया, वेरी गुड, -g इंटू, अब यहाँ टाइम कितना लिया मैंने, t2 लिया ना, g की वैल्यू कितनी है, देखो यार 10 लेनी है ना, यहाँ आपको लिख देता हूँ, g की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लोगे, इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, 10 से डिवाइड करो, 60 सेकंड दिख रहा है सामने सामने, दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, नहीं दिख रहा इसको इधर ले आएंगे, g की वैल्यू 10 है, 10 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 10 क्या होगा 60 तो होता है, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा T2 कितना आ गया 60 सेकंड। टोटल टाइम कितना लगा, मोशन का जो अपवर्ड मोशन होगा, टोटल टाइम ऑफ एक्शन विल बी T1 प्लस T2, दैट इज इक्वल टू 2 मिनट्स या फिर 120 सेकंड्स, ठीक है, क्लियर है। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लें आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी तो बहुत क्वेश्चन कराने हैं, तो अभी एक और सेशन होगा इस पे। हाँ चला, थैंक यू।